गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्थिति विज्ञान के अंतर्गत बलों के समुदाय का परिमाण व दिशा तथा लामी का प्रमेय शीर्षक से संबंधित कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। कल हम एक सवाल हल कर रहे थे, उस सवाल का आधा हिस्सा हल हुआ है, उसी सवाल के आधे हिस्से को आज हम हल करेंगे और हम आंसर प्राप्त करेंगे। तो हमारा सवाल, पिछला जो सवाल है कल का, वो एक बार फिर से कह देते हैं, बता देते हैं। देखिए, बल 2p, 3p और 4p एक बिंदु पर क्रिया करते हैं और उनकी दिशाएं समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के क्रमानुसार समांतर हैं। उनके परिणामी का परिमाण और क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए। यह हमारा सवाल था कल का। तो चलिए, हमने उस सवाल को हल किए थे कि परिणामी जो बल है उसको OX दिशा में वियोजित, और बल समुदाय जो है उनको OX दिशा में वियोजित किए थे और समीकरण नंबर 1 प्राप्त किए थे। चलिए, उन बल समुदाय को अब OY दिशा में वियोजित करने पर लिखेंगे। OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर, उन बल समुदायों को OI दिशा में वियोजित करने पर हमारा जो सूत्र होगा, सूत्र के हिसाब से अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में R इंटू साइन थीटा, और दाहिने पक्ष में हो जाएगा हमारा बल है 2p इंटू साइन, और कोण जो पुराना पीछे जो हम OX दिशा में वियोजित किए थे वही कोण को यहाँ लिखना है। तो ये कोण होगा 0 अंश, तो साइन 0 अंश हो जाएगा, प्लस दूसरा जो बल था वो था 3p इंटू साइन 120 अंश, और प्लस तीसरा जो बल था वो था 4p और इंटू यहाँ हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और 120 अंश प्लस 120 अंश। तो इस तरीके से इनको OY दिशा में इन बलों को वियोजित करने पर हमें प्राप्त हुआ है। इनमें अब हम साइन 0 अंश का मान, साइन 120 अंश का मान और वो साइन 240 होगा, उनके मान को रखेंगे। चलिए, दाहिने पक्ष में अब हम कर सकते हैं 2p इंटू साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो हम इस मान को रख दिए 0, प्लस 3p इंटू साइन 120 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो वही मान जो है साइन में धनात्मक होता है 120 अंश का मान, तो इस तरीके से ये √3/2 ही होगा। प्लस यहाँ पर अगला जो पद है प्लस 4p और साइन 240, इस मान को हम बाद में रखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कोण को। टोटल जो कोण हुआ है 240 अंश। चलिए, इन मानों को हमने यहाँ रखा है, जिन जिन मानों को रखा है उसे हम यहाँ बताएंगे। क्योंकि साइन 0 अंश बराबर त्रिकोणमिति में 0 होता है, इसलिए ऐसा हुआ, और साइन 120 अंश का मान होता है √3/2, इसके कारण हम यहाँ पर मान रखें। चलिए, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि 0 और 2p का गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 3 और √3 आपस में गुणा कर सकते हैं क्योंकि 2 से तो कोई कटेगा नहीं, तो ये मिलेगा 3 √3p/2। चलिए, तीसरा जो पद है यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 4p और साइन 240 अंश है, तो 240 अंश को हम लोग तोड़ के पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 270 माइनस 30 अंश, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये साइन 270 माइनस 30 अंश यानी 240 अंश होगा। तो इसी को हम दूसरे रूप में ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद देखिए 0 को हम इसमें जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा, इसलिए 0 को आप छोड़ सकते हैं, तो 3√3p/2 प्लस यहाँ हो जाएगा अगला जो पद है 4p
और साइन 270 माइनस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है उसमें 270 जब आता है तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे कॉस और ये हो जाएगा 30 अंश। अब देखना है कि प्लस होगा या माइनस, तो 270 माइनस थीटा ये हमारा तृतीय चतुर्थांश का कोण है 270 माइनस थीटा, और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात ही धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। तो ये साइन जो है इसलिए ऋणात्मक मान देगा, तो इस तरीके से ये प्लस जो है अब माइनस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉस 30 अंश हुआ। क्यों हुआ ऐसा कारण बता सकते हैं, क्योंकि साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा करके। तो इस तरीके से ये कारण हो गया। अगला कॉस 30 अंश का मान हम यहाँ रखेंगे, तो अब ये हो जाएगा 3√3/2p माइनस 4p इंटू कॉस 30 अंश का मान √3/2। तो इस तरीके से इस मान को रख दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कारण, चूंकि कॉस 30 अंश बराबर √3/2 होता है, ऐसा कारण बता सकते हैं। अब अगला काम क्या करेंगे, देखिए दोनों का हर सेम है। अब हाँ, ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ 2 को 4 से काट सकते हैं, 2 से 4 को काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर जो है दोनों का समान होगा, तो ऐसी स्थिति में जोड़ घटाना करना आसान होता है, इसलिए इसको नहीं काटेंगे। और हमारा अगला जो स्टेप होगा उसमें होगा इन दोनों का हर जो है 2, तो लघुत्तम समापवर्तक अब 2 हो गया। तो जिनका लघुत्तम समापवर्तक इनका हर बना है तो उनके अंश को ज्यों का त्यों लिखना रहता है ऊपर। तो ये हो जाएगा 3√3p माइनस ये हो जाएगा 4 और √3 और ये हो जाएगा p। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि √3 वाले और p वाले इन दोनों पदों में हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो जोड़ घटाना केवल कहाँ होता है, 3 और 4 में होगा, यानी गुणांक में ही होता है। तो हम अब आगे इनको घटाएंगे। तो अगर और दूसरे रूप में घटाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, √3p यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, चलिए। तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 3 और -4, और कॉमन के रूप में बाहर निकाल देते हैं 3 √3p को अपान 2। तो इस तरीके से ऐसा भी किया जा सकता है, या डायरेक्ट हम इनके गुणांकों को आपस में घटा भी सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब ऐसा करने के बाद देखिए 3 में से 4 को घटाएंगे या 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा -1। तो -1 इंटू √3 इंटू p अपान 2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 के साथ। 1 जब गुणांक होगा किसी करनी के सामने में तो उसे लिखा नहीं जाता। तो इस तरीके से -√3p अपान 2 ये हमारा होगा r इंटू साइन थीटा बाएं पक्ष में है, और हमें दाहिने पक्ष में प्राप्त हुआ -√3/2p, और इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। तो इस तरीके से हम दूसरा समीकरण अब प्राप्त कर चुके हैं। अब पुनः वही काम करेंगे जैसे पिछले सवाल में हम लोग किए थे। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद फिर हल करेंगे तो हमें परिणामी बल का परिमाण प्राप्त होगा। तो चलिए अगला हमारा स्टेप होगा समीकरण पहला एवं दूसरा को वर्ग करके जोड़ने पर। तो हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो बाएं पक्ष में हो जाएगा r² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r² इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पहले समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड ये था, स्क्वायर हुआ, और ये दूसरे समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का स्क्वायर हुआ, दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस चिन्ह लगा लिया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो पहला जो समीकरण है उसका राइट हैंड साइड -3p अपान 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3p अपान 2 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करके जोड़ना है तो उसको स्क्वायर लगा दिए। प्लस जोड़ने के लिए हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, और दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड है
माइनस रूट 3p/2। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्ग यानी स्क्वायर लगा करके इनको आपस में जोड़ना है। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने पर हमें r स्क्वायर कॉमन के रूप में निकलेगा और यहाँ अंदर में ब्रैकेट के अंदर में हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, वर्ग लगा है इस अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जितनी भी चीजें हैं उन सब में वर्ग लगेगा। तो माइनस चिन्ह का वर्ग होता है प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं क्योंकि पहला पद किसी भी पक्ष का पहला पद जब लिखते हैं तो उसमें धनात्मक चिन्ह हो तो उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर ऋणात्मक होता है तो लिखना पड़ता है। तो पहला पद धनात्मक प्राप्त होगा इसलिए लिखेंगे नहीं धन चिन्ह को। लेकिन अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 और p का स्क्वायर होगा p स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा अपान में 2 का स्क्वायर होगा 4। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ वाले पद को स्क्वायर करना है, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों वो जो घात है वो इन सभी में लगेगा, माइनस चिन्ह का प्लस हो जाएगा और प्लस चिन्ह का फिर प्लस से गुणा होगा तो यहाँ फिर चिन्ह हमें प्लस ही प्राप्त होगा। चलिए रूट 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 3 और p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर और 2 का स्क्वायर फिर से 4। तो इस तरीके से ओपन करने के बाद ब्रैकेट को खोलने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि इनको आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, प्लस चिन्ह है इसलिए जोड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों का हर एक समान है। जब भिन्नों के हर एक समान हो तो लघुत्तम समापवर्तक 4 ही होगा इनका और अंश को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। और इस तरीके से 9p स्क्वायर 3p स्क्वायर यानी अब गुणांकों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12p स्क्वायर अपान 4। और हम अगले स्टेप में अब यहाँ पर कर सकते हैं 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इस तरीके से ये होगा 3p स्क्वायर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, इसके जगह हमको 1 रखना है तो हम इस स्टेप में लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू 1। क्यों रख सकते हैं इसका कारण हम पिछले सवाल में कई बार लिखे हैं, तो अब उसी कारण को यहाँ पर आप दर्शा दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद ये r स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, यानी अब हमारे पास r स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ 3p स्क्वायर और हमें r का मान निकालना है। यहाँ r स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम फिर से लेंगे वर्गमूल, तो दोनों पक्षों में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो r स्क्वायर का वर्गमूल होता है r और इधर 3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है तो वो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो जाएगा अंडर रूट 3 और p स्क्वायर का वर्गमूल होता है p। इस तरीके से सभी बलों के जो परिणामी हैं, सभी बलों का जो परिणामी बल है वो हमारा होगा, सभी बलों का जो परिणामी बल है वो हमारा अंडर रूट 3p होगा। चलिए अब हमको ज्ञात करना है क्रिया रेखा कि जो भी बल दिया गया था उन बलों के परिणामी जो है उसका क्रिया रेखा क्या होगा। क्रिया रेखा का मतलब कितना कोण बना रहा है। ओ एक्स अक्ष के साथ में उसका कोण हम थीटा माने थे, उसी थीटा का मान हमको निकाल के दिखाना है। तो उसके लिए हम पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे पिछले सवालों में करते थे। हम समीकरण नंबर दूसरा में समीकरण नंबर पहला को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण पहला को भाग देने पर, तो समीकरण सेकंड यानी दूसरा में समीकरण पहला को भाग देंगे। तो समीकरण नंबर सेकंड क्या था, तो देखिए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से भाग देंगे और राइट हैंड को राइट हैंड से। तो समीकरण नंबर सेकंड ये था r इंटू साइन थीटा, तो हम r साइन थीटा लिखेंगे यहाँ r साइन थीटा और बटा में लिखेंगे समीकरण पहला का लेफ्ट हैंड साइड था r cos थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम r cos थीटा बराबर दाहिने पक्ष में जब जाते हैं तो समीकरण सेकंड का दाहिना पक्ष ये है तो हम इसे लिखेंगे माइनस रूट 3/2p और हमारे पास समीकरण पहला का राइट हैंड साइड था माइनस 3p/2
2। तो इस तरीके से अब भाग देने के पर अब इनको हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, r और r को आपस में काट सकते हैं, तो r और r कटेगा तो ये अब इन्हें लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक सूत्र है उसी के हिसाब से ये टेन थीटा हुआ बराबर। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इनको भाग हो रहा है हम गुणा के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा भी काट सकते हैं जैसे पिछले सवाल में हमने गुणा किया था, इस सवाल में ऐसा भी काट सकते हैं। ये देखिए बटा के ऊपर ये भिन्न है और ये बटा भी भिन्न है, ये भी बटा के रूप में है यानी भिन्न के रूप में है। तो इन दोनों का हर अगर एक समान है तो हम इनको आपस में काट सकते हैं, या एक दूसरे के साथ में कटता है तो काट सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। तो अब अंश में बचा -√3 और यहाँ पर बचा है 3। अब देखिए एक और काम कर सकते हैं, हम p से p को भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से माइनस और माइनस भी आपस में कटेगा यानी प्लस चिन्ह हो जाएगा वो। तो अब बचा हमारे पास क्या, √3/3 और हम इसे लिख सकते हैं √3 ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर 3 ही होता है, तो हम उसका दूसरा रूप ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद √3 एक जोड़ी आपस में कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचा लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा और राइट हैंड साइड में बचा, ऊपर में कुछ नहीं है यानी 1 बचा और नीचे में √3 यानी 1/√3। अब 10 में कितने अंश का मान होता है, 1/√3, उसी को लिखना है यहाँ। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ये होता है 10 30 अंश का मान। यहाँ पर कारण बता सकते हैं, क्योंकि 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो इस तरीके से अब लेफ्ट हैंड साइड में है टेन थीटा और उधर राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त हुआ 30 डिग्री 30 अंश। तो अब 10 को विलोपित करेंगे तो अब हमें प्राप्त होगा थीटा बराबर 30 अंश। यानी थीटा मतलब हम लोग लिए थे क्या, परिणामी बल की क्रिया रेखा, यानी OX के साथ जो कोण बना रहा है उसी को हमने क्या लिया था, थीटा। तो अब लास्ट में लिख सकते हैं अतः परिणामी बल √3p तथा उसकी क्रिया रेखा OX से 30 डिग्री यानी 30 अंश होगी, ऐसा कारण हम बताएंगे और यही हमारा आंसर होगा जो कि हमें प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तो हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है प्रश्नावली 9.4 का 6वां सवाल। प्रश्न क्या कहता है देखिए, चार बल P + Q P√3 और P - Q किसी कण पर क्रिया करते हैं प्रथम और द्वितीय कामा द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ बलों के बीच के कोण क्रमशः 120 अंश 90 अंश और
150 अंश हैं। सिद्ध कीजिए कि चारों बल संतुलन में है। चारों बल संतुलन में है। चलिए सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे पास 4 ठो बल है, एक है P प्लस क्यू, दूसरा P, तीसरा P√3 और चौथा है P माइनस क्यू। ये 4 बल जो है क्रिया कर रहे हैं, किसी भी एक बिंदु पर क्रिया करेंगे। प्रथम और द्वितीय, दूसरा और तीसरा, तृतीय और चतुर्थ, इनके बीच का कोण हमको बता दिया गया है कि पहला और दूसरा 120 अंश के बीच क्रियाशील रहेंगे। फिर दूसरा और तीसरा 90 और तीसरा और चौथा 150 अंश। सिद्ध कीजिए कि चारों बल संतुलन में है। संतुलन में है का मतलब समझ लीजिए, संतुलन का मतलब होता है कि ये चारों बल किसी भी बिंदु या किसी भी कण पर या किसी भी वस्तु पर जब क्रियाशील होते हैं तो वो कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए उदाहरण के लिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मुझ पर लगाने वाले 4 लोग बल लगा रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। लेकिन सभी बल लगाने के बावजूद मैं अपनी जगह पर स्थिर हूँ, मतलब मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उन बलों का, तो मैं कहलाऊंगा संतुलन में। तो ऐसी यही है कि सिद्ध कीजिए कि चारों बल संतुलन में है। तो संतुलन में है का एक और दूसरा अर्थ होता है मुझ पर जो बल का प्रभाव, चारों बलों का जो परिणामी है वो नहीं पड़ रहा है, यानी 0 है उसका मान, यानी कैपिटल R का मान क्या होगा उस समय 0। तो संतुलन में है का मतलब होता है परिणामी बल, 4 बल कार्य कर रहे हैं तो चारों बलों का जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा, 0, तब वो कहलाएगा संतुलन में। तो इस तरीके से हमको अब वही निकालना है, सिद्ध कीजिए कि चारों बल संतुलन में है, यानी हमको परिणामी बल R का मान 0 सिद्ध करके दिखाना है। यही हमारा सवाल का मुख्य उद्देश्य होगा। चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से ज़्यादा आसान होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर ये जो बल है वो क्रियाशील है। तो मान लेते हैं कि 2 अक्ष ले लेते हैं, एक OX और दूसरा OY, या दो दिशा ले सकते हैं। तो इस तरीके से 2 दिशा ले लिए और दोनों दिशाओं को लेने के बाद बल को इन्हीं दिशाओं में हम दर्शाएंगे। चलिए हम जो सवाल हल कर रहे हैं उसमें से देखिए, मान लेते हैं कि ये चारों बल जो है बिंदु O पर क्रियाशील है। हम 2 दिशा ले लिए, OX और OY, जो कि एक दूसरे से लंबवत लिए हैं। चलिए इसी OX दिशा में यदि हम पहले बल को ले लें जो कि P प्लस Q है, चलिए इसको थोड़ा दूर दर्शाते हैं, ये P प्लस Q। हम OX दिशा में बल P प्लस Q को ले लिए। दूसरा बल देखिए, दूसरा बल है P और पहले और दूसरे के बीच का कोण हमको दिया गया है 120 अंश। तो हमको दूसरे बल को जब चित्र में दर्शाएंगे तो 120 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ये पहला बल, दूसरा बल अगर यहाँ बनाते हैं तो 90 हो जाएगा, तो हमको 120 यानी आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हम ऐसा तीर का निशान लगाएंगे और ये हम बताएंगे कि ये बल है P। तो इस तरीके से इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 120 अंश का कोण। चलिए आगे देखिए, तीसरा जो बल है वो है P√3 और दूसरा और तीसरे दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। तो अब हम तीसरे बल को दर्शाएंगे, वो 90 अंश का कोण बनाते हुए दर्शाएंगे। तो 90 अंश किससे होगा? P के साथ में। तो P के साथ 90 अंश का कोण होगा, यानी एक खड़ी लाइन खींचेंगे इस तरीके से और इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। तो ये जो बल होगा वो होगा P√3। चलिए अब हमारा अंतिम जो बल है देखिए P-Q, और P-Q तो तृतीय और चतुर्थ बलों के बीच का कोण है 120 अंश, 150 अंश। तो अब हमारा जो अंतिम कोण होगा वो हमारा 150 अंश का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है वो 150 अंश का होगा। तो इस तरीके से हम यहीं पर दर्शाएंगे 150 अंश का कोण। तो अब देखिए सवाल ये आता है कि चौथे बल को हम लिखें कहाँ? चौथा बल को हमने तो खींचा ही नहीं है उसके लिए लाइन,
तो हम चौथे बल को इसी दिशा में दर्शाएंगे, OX के दिशा में, वो होगा P माइनस Q। तब इनके तीसरे और चौथे, ये तीसरा और ये चौथा बल, इन दोनों के बीच का कोण 150 अंश होगा। तो इस तरीके से ये चित्र के माध्यम से हमने सवाल को समझाया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना चारों बल बिंदु O पर क्रियाशील हैं तथा माना P प्लस Q दिशा OX के अनुदिश है। अब हमको बताना है कि इनका जो परिणामी होगा कैपिटल R मानेंगे, तो जिसे हमने अभी तक चित्र में दर्शाया नहीं है, तो अब चित्र में दर्शाएंगे तो हम कहीं भी उनको दर्शा सकते हैं, क्योंकि उनका परिणामी हमें पता नहीं है वो किधर होगी, किस दिशा में होगी। इसलिए मान लेते हैं इनका परिणामी ये है कैपिटल R, उसकी दिशा क्रिया रेखा इधर है, और ये पहले वाले बल के साथ में या OX दिशा के साथ में कोण बना रहा है थीटा, ऐसा मानना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे माना इन बलों का परिणामी कैपिटल R है तथा यह OX से थीटा कोण बनाता है, ऐसा हम मान लेंगे। चलिए, इसके बाद हमें सवाल में दिया गया है कि इनके बीच का कोण को क्या क्या है कोण, और हम अब क्या करेंगे, इन बलों को OX दिशा में वियोजित करने पर सूत्र लगाएंगे और एक समीकरण प्राप्त करेंगे, जैसे पिछले सवाल में करते थे। तो चलिए, हमारा अगला काम होगा OX दिशा में बलों को वियोजित करने पर, ऐसा लिखेंगे। तो अब लिखेंगे, इसलिए OX दिशा में बलों को वियोजित करने पर, तो OX दिशा में बलों को कैसे वियोजित करेंगे, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे। परिणामी का वियोजित भाग OX दिशा में होता है R cos थीटा, और इन बलों का वियोजित भाग, तो ये हो जाएगा, पहला जो बल है हमारा क्या है, P प्लस Q है, तो P प्लस Q इंटू कॉस, और OX दिशा के साथ में इसका जो कोण है वो है 0 अंश, प्लस दूसरा जो बल है वो है P, और ये पहले वाले बल यानी OX के साथ में P जो है कोण बनाता है वो है 120 अंश का कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 120 अंश, प्लस तीसरा जो बल है वो है P रूट 3, और ये cos पहले वाले बल के साथ में देखिए या OX के साथ इसका जो कोण है वो होगा 120 अंश का कोण प्लस 90, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 120 अंश प्लस 90 अंश। चलिए, चौथा जो बल है वो है हमारा P माइनस Q और इंटू कॉस, तो चौथा जो कोण है देखिए, पहले जो बल या OX के साथ चौथा जो कोण है, चौथा जो बल है वो P माइनस Q, वो उसी दिशा में है, OX के दिशा में, तो ये जो कोण होगा वो 360 अंश का होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 360 अंश। तो इस तरीके से इन कोणों को रखने के बाद अब इनके मान को रखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के इन कोणों का मान क्या क्या होता है उसे रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले P प्लस Q है और इंटू cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो हम यहाँ रख देंगे 1 प्लस P इंटू cos 120 अंश का मान, तो cos 120 अंश, cos 60 अंश का जो मान होगा वही cos 120 अंश का मान होगा, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और 120 में जाएंगे तो वो ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, प्लस यहाँ पर देखिए P रूट 3 और cos 120 और प्लस 90 अंश,
तो अब हम इनको यदि जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 210 अंश, और 210 अंश को यदि हम लिखना चाहें तोड़ के, क्योंकि 210 अंश साइन कॉस 210 अंश का मान हमें पता नहीं है, तो हम उसे लिख सकते हैं कॉस 180 अंश प्लस 30 अंश। तो 210 होगा तो 30 अंश का मान तो हमें पता होता है, तो वो हम मान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस, इसके बदले में लिखेंगे 180 अंश प्लस 30 अंश। इन दोनों को जोड़ने पर भी वही 210 होगा और इनको जोड़ने पर भी 210 होगा, इसलिए इसे ऐसा लिख रहे हैं। चलिए अगला जो चौथा जो बल है P माइनस क्यू इंटू कॉस 360 अंश, तो इनका मान हम रख सकते हैं डायरेक्ट। कॉस 360 अंश यानी कॉस 0 अंश का जो मान होता है वही होता है, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, लेकिन प्लस होगा या माइनस, तो हम उसके बदले में लिख सकते हैं प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा +1। सारे मान को हमने जो रखा है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, फिर इसी के बदले में लिख सकते हैं कॉस 360 अंश का मान भी 1 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, इसका मान भी 1 उसका मान भी 1। फिर हमने रखा है कॉस 120 अंश का मान, तो -1/2 होता है, ऐसा कारण बता दिए। चलिए मान रखने के बाद अब हम हल कर सकते हैं। देखिए ये है P प्लस क्यू का 1 से गुणा होगा, तो ये हमें प्राप्त होगा P प्लस क्यू, ब्रैकेट खोल देते हैं। चलिए यहाँ पर गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा -P/2 प्राप्त होगा। चलिए फिर अगला काम हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए P√3 और cos 180 प्लस 30 यानी cos 180 अंश धन थीटा, तो हमारा जो 180 अंश जब कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हो पूरक कोण का, तो cos ही रहता है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं P√3 और ये हो जाएगा cos 30 अंश। अब देखते हैं कि 180 अंश प्लस 30 डिग्री यानी 180 धन थीटा, ये जो कोण है वो है हमारा तृतीय चतुर्थांश का कोण होता है, और तृतीय चतुर्थांश में tan और cot रहता है जो धनात्मक होते हैं, और ये cos है इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा -P√3 cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि cos 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ऐसा कारण हम बता सकते हैं। उसी के कारण ये -cos 30 डिग्री हुआ। चलिए अगला काम हम अच्छा एक पद और भूल गए हैं, सॉरी, यहाँ पर एक पद हम भूल चुके हैं। हमारा चौथा जो पद है P माइनस क्यू होगा, 1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा P माइनस क्यू ही। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, ये हम आपस में घटाएंगे तो कट जाएगा, तो इसलिए ऐसा काट सकते हैं -q प्लस q को। और अब हमारे पास जो बचा वो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड में r इंटू cos थीटा, और दाहिने पक्ष में हमारे पास बचा है, देखिए p वाले 3 पद हैं, p और p दोनों धनात्मक है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2p, तो हम लोग लिखेंगे 2p माइनस और ये P/2, तो उसके साथ में घटेगा। यहाँ पर आते हैं -P इंटू √3 और cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इस मान को यहाँ पर रख दिए, क्योंकि cos 30 अंश बराबर √3/2 होता है, ऐसा कारण बता दिए। चलिए अब यदि इन दोनों पदों को हम घटाते हैं तो तिर्यक गुणा करके घटा सकते हैं। 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4p माइनस p होगा अपॉन 2। चलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए √3 आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 यानी 3/2 होगा इंटू p। चलिए इनको आपस में हम अब इनको आपस में घटा सकते हैं। 4p में p को घटाएंगे तो ये बचेगा 3p/2 माइनस 3p/2। तो इस तरीके से ये दोनों मान समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए घटेगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमें प्राप्त होगा r cos थीटा इक्वल टू 0, जिसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। चलिए इसी तरीके से अब हम पुनः लिखेंगे
OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर पुनः हम आगे स्टेप में अगले स्टेप में हम काम करेंगे बलों को OY दिशा में वियोजित करने पर। तो OY दिशा में वियोजित करने पर ये हमारा हो जाएगा r cos थीटा था, तो लेफ्ट हैंड साइड में r sin थीटा हो जाएगा, और जहां cos 0 अंश है वहां हो जाएगा sin 0 अंश, प्लस p sin 120 अंश का कोण हो जाएगा sin 120 अंश, प्लस तीसरा जो कोण है 3, तीसरा जो बल है वो है √3, तीसरा जो बल है p√3 है, p√3, और यहाँ इनटू साइन कोण था कोण था हमारा कितना, पिछला वाला हमारा जो कोण था वो था 120 अंश, 120 अंश प्लस 90 डिग्री, और चौथा जो बल है वो है p माइनस क्यू और इनटू साइन 360 अंश। तो इस तरीके से इन चारों बलों को OI दिशा में वियोजित करने पर हमें यह प्राप्त हुआ। अब इसी को हल करेंगे, तो चलिए p प्लस क्यू और साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर p इंटू साइन 120 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और साइन 120 अंश का मान भी √3/2 ही होता है, और ये भी धनात्मक होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3/2 प्लस p√3 इंटू, देखिए साइन 120 और 90 जैसे पिछले में किए थे वैसे 210 अंश होगा, तो 210 को हम लोग लिखेंगे 180 प्लस 30 डिग्री 30 अंश, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 180 अंश प्लस 30 अंश, और यहाँ पर देखिए p माइनस क्यू है और साइन 360 अंश का मान, तो साइन 0 अंश का जो मान होता है वही साइन 360 अंश का मान होगा, तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 360 अंश भी 0, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मान को 0। तो जिन जिन मानों को हमने यहाँ रखा है उन मानों को यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि साइन 0 अंश और साइन 360 अंश बराबर 0 होता है, ऐसा कारण बता सकते हैं, दोनों बराबर 0। फिर हमने साइन 120 अंश का मान रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 120 अंश का मान √3/2 होता है, ऐसा कारण बता दिए। चलिए अब 0 से इनको गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3/2 p ही रहेगा, प्लस p इंटू √3, और देखिए 180 प्लस थीटा जैसा सूत्र है, तो 180 जब आता है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा, तो ये हमारा जो कोण है वो तृतीय अनुपात का कोण है, तृतीय चतुर्थांश का, और वहाँ टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, साइन ऋणात्मक हो जाएगा, तो इस तरीके से ये ऋण गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस p√3 साइन 30 डिग्री। यहाँ पर कारण बता सकते हैं, क्योंकि साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ऐसा हम कारण बता सकते हैं। चलिए 0 को छोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये बचेगा, तो √3/2p माइनस p√3, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है मान करके। चलिए अब हल करेंगे, तो कैसे हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी हर 2 है, यहाँ भी हर 2 है, तो हम इनको या फिर देख करके ही पता चल रहा है, देखिए √3/2p, और यहाँ भी √3 1 से गुणा करेंगे तो √3/2 ही मिलेगा, दोनों एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, घटेगा तो 0 मिलेगा, तो हम सीधे सीधे या तो 0 लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है r sin थीटा इक्वल टू 0, समीकरण नंबर दूसरा नाम देंगे। तो अब अगला काम वही करेंगे हम, समीकरण पहला और दूसरा को वर्ग करके जोड़ने पर। तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड
सेकेंड को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण पहला और दूसरा को वर्ग करके जोड़ने पर r cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी इनका जीरो है, पहला और दूसरा का, तो जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही मिलेगा, और दूसरे समीकरण का भी स्क्वायर करोगे तो जीरो ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड में जीरो और जीरो जुड़ेगा तो जीरो ही होगा, और लेफ्ट हैंड में आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है 1, तो हम आर स्क्वायर इंटू 1 रखेंगे इक्वल टू 0, और आर स्क्वायर गुणा करने पर 1 से गुणा करोगे तो आर स्क्वायर मिलेगा और इक्वल टू 0, और हमें आर का मान निकालना है इसलिए वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों में जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा r, और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। तो इस तरीके से ये हमें परिणामी बल जो है वो शून्य प्राप्त होता है, यानी अब हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो बल समुदाय है वो संतुलन में है। तो लास्ट में अब लिखेंगे अतः के बजाय ऐसा लिखना ज़्यादा बेहतर है, चूंकि परिणामी बल शून्य है, अतः बल समुदाय संतुलन में है, ऐसा हम प्रूव्ड किए, यानी सिद्ध कर दिए, सिद्ध हुआ ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमें सवाल में सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो सिद्ध हुआ। चलिए ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। अब आगे हम लोग एक नए शीर्षक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नया शीर्षक है लामी का प्रमेय। देखिए लामी का प्रमेय क्या कहता है। देखिए लामी का प्रमेय हमें यह कहता है कि यदि एक बिंदु पर क्रिया कर रहे 3 बल संतुलन में हैं, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण के ज्या यानी साइन के समानुपातिक होता है। यानी चलिए इसी को अगर यदि हम चित्र के माध्यम से समझें तो क्या होगा। मान लेते हैं एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर 3 बल क्रियाशील है। मान लेते हैं पहला बल P है, दूसरा बल Q है और तीसरा बल R है। 3 बल क्रियाशील हैं बिंदु O पर, और तीनों बल यदि संतुलन में होंगे, संतुलन में है का मतलब इनका परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो यदि तीनों बल संतुलन में है तो ये लामी का प्रमेय हमें एक निष्कर्ष देता है कि पहला जो बल है जैसे P, तो P के बाद 2 अन्य जो बल बच गए जैसे Q और R, तो इन दोनों के बीच का कोण ये होगा, और इस कोण का P बटा इन कोण का साइन लेंगे, ज्या त्रिकोणमितीय अनुपात, वो फिर दूसरा जो बल लेंगे, तो दूसरा बल लेने के बाद P और R जो बल बचे इन दोनों के बीच जो कोण है इनका साइन का अनुपात, फिर तीसरा जो बल लेंगे, अन्य 2 बल जो बच गए उनके बीच के कोण का साइन का अनुपात, ये आपस में बराबर होते हैं। तीनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, उसी को कहते हैं समानुपातिक होना। तो अब यदि मान लेते हैं P और Q के बीच के कोण को यदि हम मान लेते हैं गामा है, और यदि मान लेते हैं Q और R के बीच के कोण को अल्फा, और इनके बीच के कोण को P और R के बीच में कोण जो है बीटा, तो अब लामी के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, P बटा, देखिए P पहला बल, दोनों के बीच 2 अन्य जो बल हैं Q और R, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, अल्फा, तो ये साइन लगेगा उसमें, ये हो जाएगा साइन अल्फा। इसी को ज्या बोलते हैं, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। तो इस कोण का ज्या का अनुपात देखिए P बटा साइन अल्फा यानी अनुपात, ये दूसरा जो बल है Q,
और ये बल को छोड़ने के बाद दो अन्य बल हैं P और R, इनके बीच का कोण है बीटा, इसका ज्या का अनुपात ये हो जाएगा साइन बीटा बराबर तीसरा है बल R और ये हो जाएगा साइन गामा। तो ये आपस में तीनों अनुपात बराबर होते हैं, ये कहलाता है लामी का प्रमेय, ये हमें कहता है लामी का प्रमेय। तो इस तरीके से हम अब इस लामी के प्रमेय से संबंधित सवाल को कल आगे के पीरियड में हल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।